सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। दीपा, हम जब अपना दिन भर का काम करते हैं, थक जाते हैं और कभी जब छुट्टी का मौका होता है तो थोड़ा सा घूमने जाना हमें पसंद होता है, और खास तौर पर अगर समुद्र का किनारा हो घूमने के लिए तो क्या बात है, मजा आता है ना। बहुत कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है। और वो जो ठंडी हवाएं, हाँ। और जब कभी तो अच्छा लगता है कि बाल बहुत तेजी से लहरा रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी देर के बाद वो परेशानी भी लगने लगती है और हम एक दुपट्टा सा सर पे डाल लेते हैं। हाँ, यानी समुद्र का जो किनारा होता है वो हम सभी को वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से जैसे कि यहाँ मुंबई में समुद्र का किनारा, जो लोग समुद्र किनारे वाली जगह पर रहते हैं वो तो अक्सर ही ऐसा सोचते हैं कि भाई कभी छुट्टी मिली, कुछ घूमने फिरने का मूड आया तो चले जाओ। लेकिन ऐसे लोग जिनके शहर में समुद्र का किनारा नहीं है, वो भी कई बार ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे बीचेस हो, समुद्र किनारे हो, और वहां जाकर के समुद्र जो अटखेलियां खेलता है उसका वो आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, है ना। बिल्कुल। साल में एक बार तो ऐसी यात्रा, जो जिनके शहरों में या जो ऐसी तटीय स्थल पे नहीं रहते, तो वो जरूर चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं। हाँ, उनके लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है वो। ठीक है। अब श्रोता सोच रहे होंगे कि क्या ये समुद्र समुद्र लगा रखा है आज हमारी सखियों ने। भाई आज राष्ट्रीय समुद्र दिवस है, इसलिए आज हम ये बातें कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे साहित्यकार नलिनी बाला देवी को, और भारतीय कला की भी बात करेंगे, छाया पुतली जो हमारी भारतीय कला है उसके बारे में। और अब देखिए 2 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल को जो है स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, है ना। तो इसके लिए स्वास्थ्य की भी थोड़ी बात करना जरूरी है। और हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में मोटापे का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। तो इसीलिए शायद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो मोटापा अगर बढ़ता है तो सिर्फ आप देखते ना रहे, बल्कि उसको कम करने को कुछ प्रयास करें। और इसके अलावा गर्मी बहुत बढ़ गई है, और गर्मी का जो असर है पक्षियों पर, पशुओं पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम तो घरों में होते हैं, ठंडी जगह में पंखा लगा लेते हैं, नहीं तो एसी लगा लेते हैं, खूब सारा पानी भी पी लेते हैं। लेकिन अगर बाहर ये चीजें ना मिले तो पक्षियों और पशुओं को कितनी इससे परेशानी होती है। तो उनके लिए थोड़ी सी मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे आज, है ना। लेकिन तो बहुत सारी बातें होंगी गीतों के साथ। हाँ बिल्कुल, गीतों के साथ। लेकिन सबसे पहले जो बात होगी वो राष्ट्रीय समुद्र दिवस की हम बात करेंगे। 5 अप्रैल का दिन नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये दिन भारत के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को पहली भारतीय शिप मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर निकली थी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ था। और इसकी याद में साल 1964 से प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। और इसी दिन यानी 5 अप्रैल को भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। और ये दिवस अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाने और भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराने के लिए भी मनाया जाता है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत के लिए बहुत खास है। ये दिवस 5 महासागरों में व्यापार की सुविधा के जरिए समुद्री अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। समुद्री व्यापार के मामले में भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश है, और करीब 12 बड़े बंदरगाहों से देश का समुद्री व्यापार होता है। और देश की समुद्री तटरेखा की बात करें तो ये 7,517 किलोमीटर लंबी है, और 6.17 लाख किलोग्राम कार्गो ट्रैफिक देश के प्रमुख बंदरगाहों से होता है। यानी इतना बड़ा व्यापार होता है। इसलिए समुद्री सीमाएं या फिर समुद्री दिवस जो है ये मनाना बहुत जरूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि समुद्र के माध्यम से कितना बड़ा व्यापार होता है। और इसके अलावा एक बात ये भी है दीपा कि दूसरे साधनों की बजाय
समुद्र के द्वारा जो है वो व्यापार करना थोड़ा सस्ता पड़ता है। जी, जी। और दूसरी बात ये भी है कि इसके वजह से प्रदूषण जो है काफी कम होता है, दूसरे साधनों की अपेक्षा इसमें प्रदूषण काफी कम होता है, तो इसलिए भी इस साधन को अपनाना आवश्यक हो जाता है ना। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए समुद्र का तट नहीं है, यहाँ से देश की अर्थव्यवस्था और यहाँ का व्यापार, देश किसी भी देश का जहाँ भी समुद्र है तो उसका व्यापार और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी उस पे आधारित है, ये भी जानना जरूरी है। तो हम इसलिए आज के दिन ये हम अपना राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं। जी। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाएं, जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया
सागर किनारे दिल ये पुकारे। और ये सच बात है दीपा, मैंने महसूस की है कि जब हम सागर किनारे जाते हैं और उसकी लहरें हमारी ओर आती है जाती है, बहुत सारी रेत होती है वहाँ पर, और हम अगर बैठे रहे वहाँ चुपचाप सिर्फ लहरों को देखते रहे, कुछ इधर उधर की ना सोचें, तो मन में पुराने कई सारे ख्याल या कई सारे व्यक्तियों के बारे में हमें याद आने लगती है। कई बातें ऐसी जैसे कि जिस तरह से समुद्र की जो लहरें वो हिलोरे ले रही है, उसी तरह विचारों के हिलोरे हमारे दिमाग में उठने लगते, ये मैंने महसूस किया। बिल्कुल। और जब ये गीत चल रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि जब भी हम, क्योंकि हमें तो मौका मिल जाता है यहाँ जाने, क्योंकि मुंबई में है, जाने का मौका मिल जाता है, तो गर्मियों के दिन में जब शाम के वक्त वहां पहुंचते हैं तो जब समुद्र के लहरों में बिल्कुल पास, थोड़े आगे आगे जाकर पानी में जब पैर हम अपने चलाते हैं, छपाक से इधर उधर जब बच्चों के साथ करते हैं तो कितना मजा आता है। बिल्कुल। और वो आनंद ही कुछ अलग प्रकार का होता है। बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और यानी समुद्र में नहीं बल्कि हमारे कार्यक्रम में। तो असमिया भाषा की कवयित्री नलिनी बाला देवी की आज हम बात करेंगे। नलिनी बाला देवी अपनी राष्ट्रवादी और रहस्यवादी कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने 1957 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और 1968 में उनकी काव्य कृति अलकनंदा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, इनका जन्म 23 मार्च 1898 को गुवाहाटी असम में हुआ। उनके पिता कर्मवीर नवीन चंद्र बोरोदोलाई एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता और लेखक थे। नलिनी जी ने अपनी पहली कविता लिखी अरबी रोटी, तब उनकी उम्र केवल 10 साल की थी। 10 साल में कोई कविता लिखना ये अपने आप में बड़ा अहम बात है ना। और कहते हैं ना कि पूत के पग पालने नजर आए, ऐसा कहते हैं ना। तो यानी कि जिनके अंदर प्रतिभा होती है वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाती है ना। और 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा रहा कि जब वो मात्र 19 वर्ष की थी तो ऐसी अल्प आयु में ही उनके पति का निधन हो गया और उसके कुछ समय बाद ही उनके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु की इस वेदना से वे जर्जर हो गई और उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया। जी, मतलब हम इस चीज को सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीवन कितना कठिन हो चला होगा उनका। उनके दुख को हम यहाँ बोल तो जरूर रहे हैं, लेकिन महसूस करना शायद कठिन होगा कि एक तो इतने वर्षों पहले की बात है, उस समय स्त्रियों के बारे में लोग बहुत ज्यादा विचारों से खुले हुए नहीं थे, है ना। तो उस समय इन बातों को झेलना ये बड़ा ही मुश्किल काम रहा होगा। और उन्होंने अपना जो समय था, ये जो उनका दुख के जो समय था, उस समय उन्होंने वेद, गीता, उपनिषद, भागवत पुराण के अध्ययन में लगा दिया और शैशव में अंकुरित सुप्त प्रतिभा अब जागृत हो उठी। विवाह के समय उनके ससुर ने उनको एक स्वर्ण कलम उपहार में दी थी, तो बाद में उन्होंने उस कलम का मान रखा। पिता के उपदेश और प्रेरणा ने उनके जीवन युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित की। बिल्कुल। और जीवन की ये दुखद घटनाएं पहले हालांकि वो दुखी बहुत हुई, लेकिन उन्हें वो तोड़ नहीं पाई और उन्होंने केंद्रीय विषयों के रूप में भावनाओं, त्रासदी, देशभक्ति और भक्ति के साथ कविताएं लिखना शुरू कर दिया, जो अभी भी असमिया साहित्य में प्रशंसित है। उनकी कविताओं की पहली किताब सांध्यर सुर 1928 में प्रकाशित हुई, जिसे बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय और गुवाहाटी विश्वविद्यालय में क्रमशः 1946 और 1951 में पाठ्य पुस्तक में अपनाया गया। जी, उनकी प्रकाशित काव्य ग्रंथ है संधियार सुर, सपोनर सुर, स्मृति तीर्थ, युग देवता, जागृति, अलकनंदा, विश्वदीप, अंतिम सुर, परिजात अभिषेक, मेघदूत, सुखी, रूपरेखा और शीश पूजा। और 24 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी प्रसिद्ध कविता की अंतिम 4 पंक्तियों द्वारा उन्हें असमिया साहित्य में याद किया जाता है। और वो जो पंक्तियां हैं वो असमिया भाषा में कुछ इस प्रकार है कि कुनगर जोगोटर, कुन कर मोरो मोर, चोकुर चिनाकी डुडिनोर, ससीमोर रूपरेखा, असीमोत बुरजबो, खोली गोहे जोरी मोमोरोर। इस ये जो असमिया भाषा में, लेकिन अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि इस दुनिया में किसके लिए, किसके अधीन है, किसकी देखरेख में है, अस्थायी परिचित है, इनसे आंखें मिलाकर संपर्क किया जाता है। चेहरे की रूपरेखाएं
जो अनंत विस्मृति में घुल मिल जाती हैं, यदि प्रेम का धागा उन्हें काट लेता है। हाँ, तो ये उनकी कविता की पंक्तियां, चंद पंक्तियां जो हमने आपको सुनाई। और देखिए किस तरह से नलिनी बाला देवी ने परिस्थितियों का सामना किया, और जो भी परिस्थितियां उनके सामने आई, हालांकि दुख तो सभी को होता है, लेकिन उसके बाद उस दुख से उबरने का हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो जो इनका दुख था उन्होंने पूरा अपना कविताओं के अंदर उतार दिया, और वो कविताएं कुछ इस तरह से बनकर उभरी कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया गया, और उन्हें कई सारे जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुए। कभी कभी जीवन से हम इसी तरह परेशान हो जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी अगर थोड़ी सी हिम्मत रख के खोजा जाए तो मिल ही जाता है ना। और शायद हम इसीलिए ऐसी ऐसी हस्तियों की बातें जो हम करते हैं यहाँ पे, कभी साहित्य के रूप में, कभी विज्ञान में किसी ने उपलब्धि पाई है, या स्वतंत्रता सेनानियों, खेल के क्षेत्र में भी हाँ, तो ये हमें प्रेरणा देती रहती है। और हाँ, कभी किसी वक्त अगर हम
उस वक्त ये प्रोग्राम ही सुन ले तो तुरंत हमें कहीं बल मिल जाता है अंदर से। बिल्कुल सही कहा तुमने। और आज भारतीय कला के अंतर्गत दीपा हम छाया पुतली या छाया कठपुतली की बात करेंगे। वैसे जो कठपुतली का खेल होता है उसके बारे में हमने पहले श्रोताओं से बात की थी और बताया था उनको, लेकिन ये जो छाया पुतली ये भी एक भारतीय कला है जो थोड़ा कठपुतली से थोड़ा सा ही अलग है, लेकिन है उसी तरह की। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 6 छाया कठपुतली नाट्य परंपराएं हैं जिनके स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम है। यानी वो कला एक ही है लेकिन अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, थोड़ा अलग हो जाता है और नाम भी उनके अलग हो जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हम इसे कहते हैं चमड़िया बाउलिया, है ना, बाउलिया मतलब कठपुतली होता। और आंध्र प्रदेश में तोलू बोम्मा लट्टा ऐसा कहते हैं उसे, केरल में कहते हैं तोल पावा कुथू, या ओडिशा में कहते हैं रावण छाया। तो इस तरह अलग अलग नाम है। हालांकि इन सब में एक अलग क्षेत्रीय पहचान होती है, भाषा और बोलियां भी इनकी अलग होती है जिनमें इन्हें किया जाता है, लेकिन इनमें एक समान विषय वस्तु और सौंदर्य होता है। और हमारे भारत की विशेषता भी यही है ना कि जैसे जैसे हर कुछ दूरी पे स्थानीय भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के संस्कार है, विभिन्नता में एकता, यही हमारी पहचान है। जी। और जो हम बात करें छाया पुतली की तो इनकी कथाएं रामायण और महाभारत, महाकाव्य, पुराणों या स्थानीय मिथकों और कहानियों पर आधारित होती हैं। मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ ये ग्रामीण समाज को महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। इसके प्रदर्शन की शुरुआत गांव के चौक या मंदिर प्रांगण में बने एक अनुष्ठान मंच पर मंगलाचरण से होती है। हमने जो ये कहा ना कि ग्रामीण समाज को महत्वपूर्ण संदेश देती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये संदेश हमारे लिए नहीं है। ये बात इसलिए है क्योंकि ये जो कलाएं हैं ये ग्रामीण क्षेत्र से पनपी है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई है, वहां पर ये बढ़ी है, आगे बढ़ी है, और जगह जगह पर इसका स्वरूप भी जो थोड़ा थोड़ा बदला है वो वहीं हुआ है, इसलिए ये बात हमने कही है। और पारंपरिक पात्र जो होते हैं वो हास्य प्रदान करते हैं और सभी क्षेत्रों की सभी परंपराओं में और नृत्य के साथ मनोरंजन की भावना निहित होती है। ये कठपुतलियां चपटी होती है और चमड़े से बनाई जाती है और इन्हें आवरण के पीछे से चलाया जाता है जहां परछाई डालने के लिए प्रकाश स्रोत होता है। यानी कि वो कठपुतलियां हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन उन कठपुतलियों की, उन पुतलियों की परछाई हमें दिखाई देती है और वो परछाई ही हमारा मनोरंजन, तभी तो इसका नाम छाया पुतली है। और चपटे अगर नहीं करेंगे तो वो कहीं जब हाथ चलाएंगे ऊपर से कठपुतली चलाने वाला तो वो कहीं मोटा कहीं कैसा दिखेगा, तो वो बिल्कुल चपटा, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ पीछे कुछ परछाई सी चल रही है। यानी इसमें कलाकारों की जो बहुत कलाकृति है वो भी छुपी होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और कठपुतलियों के प्रदर्शन त्योहारों, विशेष अवसरों पर होने वाले उत्सव और रिवाजों के हिस्से होते हैं ये सारे प्रदर्शन। और इन कठपुतलियों को बनाने वाले कारीगर ही कलाकार होते हैं। ऐसा नहीं कि जिसने बना दिया बस बना के दे दिया, जो बना रहे हैं वो ही कठपुतली ये वाली चलाते भी। और इसीलिए होता है कि उनको पता रहता है कि मतलब कितनी बड़ी बनानी है, कौन सा हिस्सा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, कौन सा हिस्सा बड़ा होना चाहिए, या फिर कौन से हिस्से की परछाई जब सामने पड़ेगी तो वो कैसा दिखेगा, ये एक कलाकार ही सोच सकता है। और इसीलिए वो खुद बनाते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करते हैं। और ये जो कारीगर हैं वो ही इन कठपुतलियों को बनाने के बाद इनके जरिए, जैसे आप कह रही थी, कहानियां भी सुनाते हैं। बिल्कुल। और छाया कठपुतली या शेडो प्ले कहानी कहने और मनोरंजन का एक प्राचीन रूप है जो फ्लैट आर्टिकुलेटेड कटआउट का उपयोग करते हैं। यानी वो जो कटिंग होती है ये उसका नाम है। यानी चपटी जो है उसकी एक फिक्स एक आकृति होती है, उसके वो कटआउट होते हैं, उन कट्स को जोड़ करके एक कठपुतली का उसको शेप दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं फ्लैट आर्टिकुलेटेड कटआउट। और इस तरह से मनोरंजन की ये एक प्राचीन परंपरा है ना। तो भले ये देखिए हम हर जगह बड़े शहरों में तो इतना हम रूबरू नहीं हो पाते इन सब तरह की खेल को लेकर के, लेकिन ये हमारे देश की परंपरा में है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हाँ, कठपुतली तो सभी को पता होगा कि कठपुतली होती है, लेकिन छाया पुतली भी होती है और इस तरह से, इसीलिए तो हम बताते हैं दीपा, तो हम सभी जाने और देखें और इसके बारे में पता करें। और अगर कभी ऐसा कोई शो आपको देखने को मिलता है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, अगर हम इनको महत्व नहीं देंगे तो ये लुप्त होती चली जाएंगी, और हमें इन्हें लुप्त नहीं होने देना है, बल्कि इन परंपराओं को हमें जानना, पहचानना और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रहता है। चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रहता है। चेहरे बदल जाते हैं, आँखों में रुकते नहीं जो आंसू निकल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
बदल जाते हैं, आँखों में रुकते नहीं जो आंसू निकल जाते हैं, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। दीपा, जब हम आईना देखते हैं ना तो भले ही चेहरे वही रह जाते हैं कई बार, लेकिन शरीर की जो आकृति है ना वो भी बदल जाती है, वो बदल जाती है। और तब भी हमें देख करके बड़ी तकलीफ होती है कि भाई ये क्या हो गया। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से सजग रहना चाहिए ना। बिल्कुल, और आईने की बात सुननी चाहिए, हाँ, माननी भी चाहिए। अगर वो बता रहा है कि भाई हाँ आप थोड़े से मोटे रहे हो, हाँ, तो वहीं अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत है और थोड़े सजग होने की जरूरत है। हाँ, लेकिन बात तो यही ना कि हम आईने को दोषी मानते हैं, हम इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं कि भाई थोड़ा मोटापा आ गया है तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए, या कोशिश करें कि किस तरह से उसे कम किया जाए, या फिर अब और ना बढ़े इसकी भी कोशिश की जा सकती है। अरे मंजू जी, क्या होता है कई बार जब तकलीफें होने लग जाती है ना शरीर में, तब समझ में आती है हाँ, कि भाई मोटापा बहुत बढ़ गया, अब तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन खाने पीने में हम जरा भी कुछ ये सोचते नहीं है कि अब भाई उम्र बढ़ चली है तो क्या चीज हमें नहीं खाना चाहिए, क्या चीज है जो सीमित मात्रा में खाएं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा या मोटापा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मोटापा जो होता है वो 1000 दूसरी बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए मोटापे पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब देखिए 2 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाने जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और मोटापा स्वयं न सिर्फ एक बीमारी है बल्कि बहुत सारी बीमारियों की आश्रयदाता है, यानी कि वो उन उसी की वजह से उसी के छत्र छाया वो उसका वो घर बन जाता है। घर बन जाता है। तो मोटापे के चलते होने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो है मधुमेह, हाइपोथायराइड, रक्तचाप, हृदय और धमनियों के रोग। और हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी मोटापा अपने हिसाब से बढ़ता रहता है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और इसका परिणाम एक दिन बड़े ही भयंकर रूप में या फिर एक बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है, और तब हमें ये पता चलता है कि अरे क्या से क्या हो गया। और जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मोटापा हमारे सामने बढ़ता रहता है, हम उसे देखकर भी उसे रोकने का कोई प्रयास करते ही नहीं। लोगों की शारीरिक गतिविधियों में काफी कमी आई है, और यानी सक्रियता बहुत कम हो गई। अब उतना फिजिकल वर्क नहीं रह नहीं गया है। आराम तलबी के साथ जीवन जैसे चल रहा है, बस उसी आनंद में महसूस करते हैं हम उसको, वही आनंद। ठीक है भाई, सब तो हो रहा है, बहुत सारी मशीनें हैं, अब तो कपड़े भी मशीनों में धुल जाते हैं। बिल्कुल, यानी जब तक कोई तकलीफ ना हो हम ये सोचते नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ठीक ही तो चल रहा है, क्या तकलीफ क्या हो रही है। पहले भी हम ये काम कर लेते थे, अब भी कर रहे हैं। हाँ, पहले भी मूड हमारा ठीक था, अभी भी ठीक है, दिमाग पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। तो इसमें मोटापा अगर बढ़ भी गया तो ये तो उम्र के हिसाब से होता है, इसमें क्या परेशानी। ये हमारी सोच होती है जो कि बिल्कुल गलत है। मोटापे को हम इतने सकारात्मक तौर पर देखते हैं कि इस तरह के कई सारे जुमले हम बोलते भी हैं और हमें सुनने को भी मिलते हैं ना। जैसे जैसे कि भाई किसी ने कह दिया ना, अरे तुम इतने मोटे क्यों हो गए, तो कहते हैं अरे हम तो खाते पीते घर के हैं। हाँ, तो ये तो बोलते हैं भाई। और फिर कई लोग तो ये भी, थोड़ा पेट अगर निकल आता है तो बोलते हैं अरे भाई तोंद दिखना तो समृद्धि का सूचक है। ये बात हम उनको कह करके उनको चुप कर देते हैं। लेकिन हमारी ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ही घातक साबित हो सकती है। और जहां तक हाउसवाइफ यानी हम गृहिणियों की बात करें तो मोटापे के मामले में इनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। हमें लगता है कि सुबह उठकर घूमने जाना, दौड़ने जाना, ये व्यायाम करने जैसी ये जो परंपराएं हैं तो वो लगभग खत्म सी हो गई हैं। और प्रसव के बाद महिलाओं का वजन बढ़ना ये बहुत आम माना जाता है। और क्या होता है ना कि एक वक्त ऐसा आता है कि घर के कामकाज में हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई हमने कुछ एक्टिविटी करनी। हम हमेशा यही बोलते रहते हैं, सारा काम तो कर रही हूँ, सब तो कर रही हूँ। किचन का काम करते हैं, सवेरे उठ के बच्चों का ध्यान रखना, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस है तो उनको उठा करके नहला धुला करके उनको सामने बिठाना। और अगर घर ऊपर नीचे वाला है आपका तो देखो नीचे हॉल है, ऊपर कोई कमरा है, तो मैं 10 बार तो ऊपर नीचे हो लेती हूँ। तो क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये घर का काम कर लिया हमने तो इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज हो गई, व्यायाम हो गया, अब हमें कुछ अधिक
या अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे मोटापे पर या आपके शरीर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को हमें जानना होगा। और कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई हम तो भाई घर का काम कर लिया तो कसरत हो गई, लेकिन सच ये है कि हम अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। और बहुत सारे उपकरण, जैसा कि तुमने कहा कि वॉशिंग मशीन वगैरह, ऐसे कई सारे उपकरण हैं और आ गए हैं, जिसकी वजह से घरेलू कामों से हो जाने वाला जो व्यायाम पहले संभव था वो अब वैसा व्यायाम हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले जैसे चक्की चलाई जाती थी, उससे कमर का, पेट का इतना व्यायाम हो जाता था कि मोटापे आने की कहीं कोई संभावना नहीं थी। महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी कुएं से, जब रस्सी से पानी वो खींचती थी तो उस समय भी उनका कितना जबरदस्त व्यायाम हो जाता था। तो और तब पहले झाड़ू जो पोछा लगाना पड़ता था, कपड़ा बिल्कुल बकायदा बाल्टी में डाल के उसको निचो के पोछा लगाना पड़ता था। अब तो पोछे लगाने के लिए भी बिल्कुल इस तरह के मशीनें आ गई हैं और इस तरह के वो हैंड डस्टर आ गए हैं कि आप बस पानी में डालिए बाल्टी में, आपको बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं। वो पीछे उसमें रॉड लगी रहती है प्लास्टिक की, तो खड़े खड़े लगा लीजिए। तो काम तो हो जाते हैं, काम दिखता है कि काम तो सब हो गया घर का, लेकिन हमारे एक एक मांसपेशियों में कितनी कसरत हुई है, हम इस पे गौर नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और उस समय के कामों को अगर हम कसरत में गिने तो वो शायद ठीक है, लेकिन अब के कामों को कसरत के क्षेत्र में नहीं गिना जाता है। अगर आप कसरत करना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, तो आपको अपने कामों के अलावा कुछ अतिरिक्त, कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तभी उसे व्यायाम कहा जाएगा। बिल्कुल। और मोटापे के लिए बहुत हद तक हमारा भोजन भी जिम्मेदार है। जैसे कि बहुत बेहद आसानी से जो उपलब्ध हो जाता है ना खाना, वो इतना पौष्टिक रहता नहीं है। हमें लगता है लेकिन हाँ चलो घर में कुछ ना कुछ तो बना के देना है ना, तो हम दे देते हैं फटाफट। लेकिन ये भी थोड़ा सा गलती है। हमारे फोन में भी कई ऐसे ऐप रहते हैं जो कि जंक फूड लेकर के चंद मिनटों में हाजिर हो जाते हैं, और वो भी कम ही कीमत पे मिल जाते हैं। तो लगता है चलो भाई अब बच्चा जिद कर रहा है तो उसको मंगा दो। स्वाद पर हम बहुत ध्यान देते हैं और फिर फटाफट आ भी जाता है खाना, तो हमें लगता है अरे गरम गरम खाना बाहर से आ रहा है, फटाफट आ रहा है, हमें भी काम नहीं करना पड़ रहा है और बच्चे भी खुश हैं। और घर में स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते बनाना या बनाकर रखना, ये सारी बातें अब ऐसा लगता है अरे भाई कहाँ पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। हमें जब मिल रहा है, इतने आसानी से आ रहा है, तो क्यों तकलीफ उठाना। लेकिन उसके अंदर की कितनी कैलोरी है, कितनी फैट है, या वो उसमें कोई न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू है भी उसके अंदर या नहीं है, इन बातों की तरफ हम जरा भी गौर नहीं करते और बस पेट भर खाए चले जाते हैं, और इसका जो परिणाम है वो मोटापे के रूप में हमारे सामने आता रहता है, लेकिन हम देखते रहते हैं। हमें इसमें कोई विचित्र बात नहीं। मोटापे की एक बात समझ पता है आप मंजू जी, कि जब इतने धीरे से बढ़ता है कि हमें पता नहीं चलता यानी दबे कदमों से ये हमारे घर के अंदर चला आता है और हमें पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए हमें कोई बदलाव भी महसूस नहीं होता है ना। अगर खुद को देख रहे होते हैं तो कैसे पता चलेगा। और आईना तो आपको वो थोड़ा थोड़ा बदलाव नहीं बताता, लेकिन कभी कोई मेहमान आ गए या कोई हमारे रिश्तेदार, किसी ने हमें बहुत दिन के बाद देख लिया, जब उनकी आंखें फटी रहती है तब कहीं थोड़ा सा अंदर से झकझोर जाते हैं कि हाँ भाई शायद बहुत। और उनकी प्रतिक्रिया को कई बार हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई अरे क्या बात है, तुम तो बड़ी, ऐसा लग रहा है कि खाते पीते घर की होनी, वो भी उसी भाषा में बात करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो ये जुमले अक्सर वो भी अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं, लेकिन उससे मोटापा कम नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखें। और फटाफट वाले जो नाश्ते जिनकी हम बात करें, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और प्रोटीन तो लगभग लापता होता है। तो ये सब बातें मोटापे की ओर ले जाती है, और मोटापे से दूर रहना है अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो ये वैसे कोई बहुत कठिन कार्य ऐसा तो नहीं है। अगर आप सुबह 45 मिनट का व्यायाम करते हैं, शाम को 40 मिनट सैर करते हैं, और खान पान में थोड़ी सी समझदारी बरतें, और थोड़ा सा ज्ञान रखना बहुत जरूरी है दीपा, तो ये सब बातें आपको मोटापे से दूर रखेगी। बिल्कुल, जैसे कि बता रहे ना आपकी थोड़ी सी समझदारी रखना जरूरी है। जैसे जंक फूड से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ये नमकीन हो गया, भुजिया हो गया, सेव हो गई, तो ये चीजें खाने में तो बेशक बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने घर में पराठा बनाया तो ऐसा लगता है नमकीन, भुजिया, सेव ये सब भी साथ में रख लें, कुछ ऐसा चटपटी सी सब्जी बनाई तो ऐसा लगता है कुछ तो चाहिए साइड में, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इन सब पे अगर खाना भी है तो ध्यान रख करके कि सीमित मात्रा में खाना और कभी कभी खाना है, और साथ में सलाद, सूप,
ये सब लें। हाँ। दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। पनीर लीजिए, दही लीजिए, ये सब बहुत पौष्टिककारी है। थोड़ी देर धूप स्नान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत होती जा रही है और हर कोई ये शिकायत करता है कि जब हमने टेस्ट करवाया तो पता चला कि विटामिन डी कम आया है, क्योंकि लोगों का सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया। धूप में वो बाहर नहीं निकलते हैं, या सुबह पहले कहते हैं ना धूप स्नान किया करते थे लोग, सुबह सुबह की जो धूप होती है। अब तो लोग उठते ही कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि उठते ही तब है जब धूप बहुत तेजी से ऊपर तक आ चुका रहता है, और उस तेज धूप में तो बैठना मुमकिन नहीं हो पाता है जी। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। और मोटापे से दूर रहेंगे तो कई बीमारियों से बचे भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो और समझदारी की बात है, थोड़ा सा हमें अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहिए खान पान की चीजों के बारे में। कई लोगों को पता ही नहीं होता है भाई प्रोटीन क्या है, कौन सी चीजों से मिलेगा, ये हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, या फिर कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन की अगर हम बात करते हैं, कई लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। और जब हम उनसे कहते हैं तो उन बोले अच्छा इससे ये होता है, अच्छा। अगर लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ें, किताबों को पढ़ें, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करें, तो ये ज्ञान केवल अर्जित ही नहीं करना है, बल्कि हमारे शरीर के लिए किस तरह से इसे अपनाना है, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है दिल। कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां है दिल। कहाँ तेरी मंजिल। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। ओ किसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। पत्थर से पूछा, शीशे से पूछा, खामोश है सबकी ज़ुबान है दिल। कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीन दूर आसमां है दिल। कहाँ तेरी मंजिल। ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ओ ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। आंचल भी छोटा
भी छोटा ना हम सफर ना कारवां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दूर आसमां, है दिल कहाँ तेरी मंजिल। दीपा, ये जो दुनिया है कितनी खूबसूरत है और हम सभी का मन करता है कि हम इस दुनिया को देखें, इसके रंगों को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, पेड़ पौधे पक्षियों को देखें और निहारें इस दुनिया को। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से दूर हो गए हैं या हो जाते हैं या नहीं देख पाते हैं, है ना? जी। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। और 1 से 7 अप्रैल को भारत में प्रतिवर्ष प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ये सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह के रूप में इस 1 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दृष्टि को खो चुके हैं। अब कारण उसके कई हो सकते हैं, या तो कुपोषण हो सकता है या ट्रेकोमा जैसी बीमारी या मोतियाबिंद के कारण भी कई बार दृष्टि चली जाती है। तो हम अपनी आंखों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि ये जो दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर दुनिया में हम कुछ देख ना पाए तो बहुत बड़ी कमी हमारे जीवन में रह जाती है ना? बिल्कुल। और देखिए ना, आंखें हैं तो ही ये सारी सुंदरता और ये प्रकृति और ये सब कुछ हम देख सकते हैं। बिल्कुल। एक हमने जो विषय अभी लिया था ना, मोटापा, मंजू जी, अच्छा। उस पे हमारे श्रोताओं ने बहुत रुचि दिखाई। हाँ, उन्हें बहुत पसंद आया है विषय। क्यों? शायद वो अपने अपने सब अनुभव लिख रहे हैं। हाँ। क्योंकि वो सब इस जो बात हमने की ना कि मोटापा बढ़ता रहा और हम देखते रहे, तो ये शायद जुमला एकदम उनके दिल को लग गया। तो हमारी एक सखी है, वो लिख रही है कि ये बात तो मुझ पर 101% लागू होती है। हाँ। बात 2008 की है। एकाएक मेरा 80 किलो वजन हो गया। हाँ। तो भाई एकाएक तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे ही हुआ होगा। अब मैं हो गई परेशान। मैंने 2 सालों में 20 किलो के आसपास अपना पूरा वजन, ये जितना वजन था, 20 किलो के आसपास कम किया। कैसे किया? खाने पे कंट्रोल किया और योगा व्यायाम किया। यानी ये भी 80 किलो का होने तक देखती रह गई। तो वही जो बात है ना कि उनको तब लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। हाँ। और इसी तरह एक और हमारी सखी है, वो कहती हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है आपने। और बढ़ते हुए मोटापे का असर ये जो कोरोना काल है ये भी है, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, सब पर इसका प्रभाव पड़ा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर पर ही निरंतर रह रहे हैं और घर पर ही सारे काम हो रहे हैं। और साथ में हो क्या रहा है? योगा व्यायाम सभी से हम दूर होते चले गए। फिर आजकल का जो खाने का प्रभाव है वो तो सबको पता ही है। और अब हम मोटापे को रोकने के लिए खाने और योगा की ओर ध्यान देना हमें शुरू करना होगा। लेकिन दीपा, तुम्हें नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक बहाना है? क्योंकि क्या है, पहले जब हम लोगों से कहते थे कि थोड़ा व्यायाम के लिए समय निकालो, तो उनका ये कहना था, अरे सुबह उठते ही हमें बाहर जाना पड़ता है, ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, समय कहाँ मिलता है। लेकिन अगर व्यायाम की बात आती है तो वो तो आप घर पर रहकर आराम से सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। तो अगर बाहर जाते हैं तब भी आपका यही बहाना होता है। और अब ये कहते हैं कि भाई कोरोना काल बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तब भी आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये केवल बहाने होते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति करना चाहता है, वो किसी भी समय, चाहे वो बाहर जाने की स्थिति हो या घर में रह रहे हो, वो थोड़ा समय अपने व्यायाम के लिए निकाल ही लेते हैं। और व्यायाम कुछ भी कीजिए, आप बहाना बोलिए या कुछ भी कीजिए, जब तक वो झटका नहीं लगता ना, तब तक चीजें हो नहीं पाती। ये भी एक कारण है। हाँ, लेकिन घर पर बैठ करके आराम से आप खुद ही व्यायाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए जिम ही जाना पड़ेगा या कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा वही आपसे व्यायाम इस तरह से करवाएगा। हाँ, थोड़ी सी उसके लिए जानकारी जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के बाद आप घर में बैठ करके व्यायाम आराम से कर सकते हैं। इसलिए
ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं कि भाई अभी कोरोना काल है इसलिए हमारा मोटापा बढ़ गया है। खैर, अब हम बात करते हैं बढ़ती हुई गर्मी की, है ना? जी। जब गर्मी बढ़ रही है तो इसका असर हम पर तो हो ही रहा है, लेकिन पक्षियों और जानवरों पर भी हो रहा है। पानी की कमी, भोजन की कमी उनके लिए निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे में होता क्या है कि कई बार तो पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है। इसकी वजह से पक्षी जो होते हैं वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते जी, हैं जी। और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके जीवन को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम को बचाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जी। और पक्षी कई सारे पेड़ पौधों के बीजों को भी यहाँ से वहां ले जाने में सहायक होते हैं। इसलिए भी हमें पक्षियों को बचाना जरूरी है। तो उसके लिए उपाय अब क्या करें? उपाय क्या कैसे हो सकते हैं? जैसे बहुत आसान, सबसे आसान तो है पानी भरकर आप, अगर आपका घर ऐसा है जहाँ पे छत है ऊपर, तो वहां रख दीजिए। चलिए छत नहीं है, आप ऐसे फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो बालकनी में रख दीजिए, या आपका खुद का अपना घर है तो बाहर आंगन है, चौबारा सा है, छोटा सा छज्जा सा बना हुआ है तो वहां रख दीजिए। तो पानी तो भर के देखिए रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा सकता है। और आजकल कई ऐसे उपकरण आ गए हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे से ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनमें दाना या पानी रख करके आप अपनी खिड़की में भी लटका सकते हैं उसको। तो पक्षी आएंगे और थोड़ा सा पानी उसमें से पी लेंगे। जो दूसरा उपकरण है उसमें दाना रखा होता है तो वो खा करके यानी बहुत आसान हो गया। अगर हम थोड़े से पुराने जमाने में लौटे या आज भी अगर हम गाँवों में जाए तो गाँवों में तो ये रिवाज ही है कि घर के बाहर कोई एक ऐसा बर्तन रखा होता है जिसमें पानी भरा होता है और कोई जैसे सब्जियों के, फलों के जो छिलके निकल जाते हैं, ऐसी थोड़ा रोटी वगैरह बच गई तो वो भी बाहर रख दिया जाता है। जो आते जाते जो पशु होते हैं वो उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उनकी प्यास बुझा देते हैं। तो ये देखा जाए तो ये काम छोटा सा काम है लेकिन कितना पुण्य का काम है ये, बिल्कुल, है ना? सिर्फ ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं है। और जैसे आप बोल रही थी ना कि बर्तन तो घर के बाहर रखा ही जाता था, गांव में भी अगर आप देखो या कुछ वक्त पहले की बात है, तो वो जो बर्तन रख रहे हैं अगर यहाँ भी कहीं शहर में रखो या गांव में, बर्तन को रोज धोना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पानी भर दिया फिर 2 दिन तक 3 दिन तक ध्यान ही नहीं दिया तो वो पानी भी तो गंदा हो जाएगा। उसमें काई जम जाती है और एक बार जब पक्षी पानी उसमें से पी लेते हैं थोड़ी देर में वो गंदा हो जाता है। अगर आप उसी में भरते रहेंगे तो आगे वो पानी पीने के लायक नहीं बचेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी हमें ये बरतनी है कि रोज आप जो है जिस तरह से हम अपने घर के बर्तनों को धोते हैं और उसके बाद उसमें दूसरी बार भोजन या पानी ग्रहण करते हैं तो उसी तरह से उनके बर्तनों को भी थोड़ा सा हाथ से या किसी और कोई दूसरा उपकरण है तो उसे धो के उसको साफ कर लें और रोज ताजा पानी भर दें ताकि उन्हें भी पीने के लिए अच्छा लगे। जी। और जो दाना डालने की आपने बात की थी तो दाना भी उतना ही डालना है जितना खाते हैं। ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर भर के डाल दिया बिल्कुल कि हाँ भाई पक्षी आएंगे या जानवर जो चलते हुए आएंगे रास्ते से तो खाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना खाया जाता है, कितना फालतू चला जाता है। तो पुराना अगर दाना डाला है तो पुराना तो 1-2 दिन में सिल जाएगा। 1-2 दिन का पुराना तो फिर वो कैसे खाएंगे? वो पक्षी नहीं खाएंगे। इसलिए रोज उतना ही दाना डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जो दाना हमने डाला था खत्म हो गया है वो दाना तो थोड़ा सा और दूसरी बार जाकर के डाल दीजिए। इससे मोटापा भी तो कंट्रोल में यानी आज आप मोटापे को छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल आज नहीं छोड़ूंगी मैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में भी उससे हलचल होती रहती है, हम थोड़े काम में व्यस्त रहते हैं, दिमाग भी व्यस्त रहता है और बार बार आना जाना या छोटे मोटे कामों से भी शरीर क्रियाशील रहता है। तो उससे भी तो मोटापा दूर रहता है। और ये जो हम पक्षियों की बात कर रहे हैं इनके लिए भी ये फायदेमंद साबित हो जाएगा। इनके लिए तो ये जान बचाने की बात है। बिल्कुल दीपा, है और खाना रखने वाली जो जगह है उसको भी साफ करें। तो ये भी एक कसरत हो गई कि भाई आपने जो बर्तन है वो हटाया, उसको धोया, उसको साफ किया, साफ करके आप ले करके वापस आए हैं तो छत, बालकनी, छज्जा जहां भी है वहां रखा। तो ये भी एक छोटी सी आपके शरीर को एक स्ट्रेच हो जाता है ना, आप नीचे झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये भी व्यायाम की बात होगी। और साथ में पशु पक्षी का जो देखभाल है बिल्कुल तो हो ही रही है। और पक्षियों के लिए जहां आप दाना रखते हैं वो थोड़ी सी सुरक्षित जगह हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कई बार पक्षी डर की वजह से आते नहीं है वहां पर खाना वो खाते नहीं है। तो कुछ ऐसी जगह हो कि जहां वो निर्भीक होकर के, निडर होकर के खा सके, चुग सके दाने को। अगर ऐसी जगह है तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? यानी कि अगर आप जैसे आपका घर है,
आपका ड्राइंग रूम है जहां आप बैठते हैं, आपका बैठक है और बाहर ही बालकनी है, तो हम लोगों को देख करके वो आएंगे नहीं। घर में दिन भर अगर बच्चे उसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं या घर के लोगों का आना जाना उस बैठक में है ज्यादा, तो वो आएंगे नहीं। तो आप कोई और ऐसी जगह ढूंढ ले जहां थोड़ी शांति हो, एकांतता हो, तो वो वहां आके खाके या पानी पी के जाएंगे। और अगर संभव हो कि आप अपने घर के आसपास थोड़ी सी भी जगह 1-2 पेड़ अगर लगा सकें, तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि गर्मी के दिनों में पेड़ भी दूसरे सूख जाते हैं या फिर पेड़ बहुत सारे हैं ही नहीं, कम है पेड़, तो उसकी वजह से पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो ये भी उनके लिए रहने के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर पक्षियों को की जो जनसंख्या है वो भी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसके लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर संभव हो सके तो आप कम से कम अपने आसपास की जगहों में 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएं, है ना? बिल्कुल। और ये कोशिश करेंगे तो हो जाता है, इतना भी कठिन नहीं है मंजू जी। बिल्कुल, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, या फिर यूं कहें कि कुछ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप उस राह पर चल पड़ेंगी तो मंजिल अपने आप हमें मिल जाएगी। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे वो भी होगा मेरा, मैं हूँ खेतों की दासी तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो। गीत हमने सुन लिया और अब हमने जब घड़ी की तरफ नजर डाली तो हमारा भी अब उड़ने का वक्त हो गया है। तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं आप सभी को मंजू द्विवेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।